नमस्कार सभी को। अब सॉल्यूशन के हम फोर्थ सेशन में फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे राउल्स लॉ की। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर ले हम वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर के बारे में आपको थर्ड लेक्चर में बताया था हमने, थोड़ा सा उसी को एलाबोरेट कर लें क्योंकि इसका यूज हमें राउल्स लॉ में करना होगा। तो वेपर प्रेशर है क्या, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन इट्स सरफेस एट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपोराइजेशन बढ़ेगा, और वेपोराइजेशन बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सेकेंड फैक्टर है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब लिक्विड के वेपोराइजेशन में क्या है कि जो अपर लेयर है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से ये इवापोरेट हो जाते हैं। जब ये वाले अट्रैक्शन ज्यादा होंगे लोअर लेयर के साथ, ठीक है, नेवर के साथ, अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, जो अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये पार्टिकल्स आसानी से लिक्विड स्पेस से वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना कम वेपर प्रेशर। थर्ड है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका प्रेशर, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर होगा लिक्विड की सरफेस पर, वेपोराइजेशन उतना कम होगा। आपको पता है कि हिली प्लेसेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वहां वेपोराइजेशन फास्ट होता है। फिर है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग एक ही जैसा फैक्टर है। फिर वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। इसका हम यूज करेंगे अभी। देखिए वोलेटाइल कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक, वेपोराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। एंड लास्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो वेपोराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस है वो लिक्विड के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का वेपोराइजेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउल्स लॉ की, क्योंकि राउल्स लॉ में इन वेपर प्रेशर के फैक्टर्स की हम जो है डिस्कशन करेंगे और इनका कुछ यूज भी है। तो राउल्स लॉ, राउल्स के दो लॉ हैं। एक लॉ में सॉल्यूट वोलेटाइल है, दूसरे लॉ में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन in which solute is volatile। solute volatile होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट हमने ले लिया है वाटर, इसको एज्यूम कर लिया हमने ए। हम सॉल्वेंट को ए एज्यूम करके और सॉल्यूट को बी एज्यूम करके चल रहे हैं। जब ये वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगी, और वेपर बनेंगी तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट ए। नॉट यूज होता है प्योर कंपोनेंट के लिए, तो यहां पी जो है वो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, नॉट प्योर कंपोनेंट के लिए। तो दिस इज पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद हमने ले लिया सॉल्यूट।
सॉल्यूट में सपोज दैट हमने ले लिया एथेनॉल C2H5OH, इट इज सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हमने एज्यूम किया है B से, तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा P0B। तो P0B इज ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब हमने जब सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करना है। तो जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो उससे हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो गया। सोल्यूशन फॉर्म होने के बाद दिस इज सोल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज PS। PS इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ना अब देखिए यहां पर हमने P0A मेंशन किया है, P0B मेंशन किया है, लेकिन PS डॉट मेंशन नहीं किया है। यहां नॉट हमने यूज नहीं किया। नॉट यूज करने का रीजन क्या है, नॉट यूज किया जाता है प्योर कंपोनेंट के लिए, और सॉल्यूशन कभी भी प्योर नहीं होते। सॉल्यूशंस आर ऑलवेज इम्प्योर मिक्सचर, तो इसलिए यहां हमने नॉट यूज नहीं किया है। दूसरी चीज, जो सॉल्यूशन के वेपर फेज है, इसमें किसके वेपर होंगे, सॉल्यूट के होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, दोनों के होंगे। तो यहां पर दोनों के वेपर होंगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल हैं। अगर कंपोनेंट वोलाटाइल है तो वो वेपराइज होगा, और रूम टेम्परेचर पे वेपराइज होगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। यहां पर उसकी वेपर फेज में प्रेजेंट होंगी। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब यहां पर हमने नॉट यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट प्योर नहीं रहता, आपने मिक्स कर दिया। और यहां पर जो PA और PB है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल इसलिए लिया क्योंकि दोनों अब मिक्स कर दिए हैं, इंडिविजुअल नहीं है कोई। कंप्लीट ना तो A है ना कंप्लीट B है, इसमें कुछ A है कुछ B है, इसी वजह से हम यहां पर पार्शियल टर्म यूज करते हैं। तो PA इज partial pressure of solvent and PB is partial pressure of solute। अब क्लास 11th में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उस लॉ के अकॉर्डिंग PA किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, PA is equal to P0A XA and PB is equal to P0B XB। ठीक है, अब PA और PB की वैल्यू हम इक्वेशन, जैसे हम इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें, इसमें पुट कर दें, तो PS क्या हो जाएगा, PS is equal to P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, और आपको पता ही है, पहले लेक्चर में आपको बताया था हमने, XA प्लस XB is equal to 1, XA is equal to 1 minus XB एंड XB is equal to 1 minus XA। तो XA के प्लेस पर हम 1 minus XB भी रख सकते हैं और XB के प्लेस पर हम 1 minus XA भी रख सकते हैं, जब इन दोनों में से किसी एक का मोल फ्रैक्शन हमको गिवन हो और हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का हो। ठीक, अब इसी से बेटा इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो यहां पर PA is equal to XA P0A। ठीक, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसी से डेफिनेशन बना दो कि इन सॉल्यूशन फेज
वेपर प्रेशर ऑफ any component means solute or solvent is equal to the product of its mole fraction and vapor pressure in pure state। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये बना सकते हो आप, दूसरा डेफिनेशन ये भी ले सकते हो, PS इक्वल टू PA प्लस PB। ये इक्वेशन बने इसी से कि when both the components are volatile then vapor pressure of solution is equal to the sum of partial pressure of solute and solvent। तो इसमें आप ले सकते हो the total pressure of solution is equal to the sum of partial pressure of solute and solvent। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक बार फिर ध्यान दें, स्टार्टिंग से फिर बात कर लें, थोड़ा सा मेमोराइज कर लें इसको। राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज वोलाटाइल। देखिए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो वाटर है तो वो ऑलरेडी वोलाटाइल है, और सॉल्यूट हमने ले लिया एथेनॉल, वो भी वोलाटाइल है। आपने देखा होगा अल्कोहल की बॉटल अगर खुली रह जाए तो वो भी उड़ जाती है। ठीक है, अल्कोहल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में वेपराइज हो जाता है, तो आपको पता ही है वो वेपराइज हो जाएगा तो वोलाटाइल हो गया। रूम टेम्परेचर पे जो भी वेपर बनाएगा वो कंपाउंड वोलाटाइल होगा। अब दोनों आपने मिक्स करके सोल्यूशन बना लिया। सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने नॉट यूज नहीं किया। नॉट यूज ना करने का रीजन क्या है? नॉट यूज किया जाता है प्योर कंपोनेंट के लिए, जबकि सोल्यूशन हो गया इम्प्योर, क्योंकि सभी सोल्यूशन होता है मिक्सचर, और मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होते। तो यहां हमने यूज किया PS मींस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन फेज में सोल्यूट की भी वेपर होंगी, सॉल्वेंट की भी वेपर होंगी, दोनों की वेपर प्रेजेंट होंगी। तो इसका मतलब है सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से भी होगा, सॉल्यूट की वजह से भी होगा। तो PS इक्वल टू PA प्लस PB। PA है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PB है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो एक डेफिनेशन तो राउल्स लॉ की आप यहां से बना सकते हो कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट, the total vapor pressure of a solution containing volatile component is equal to the sum of partial pressure of solute and solvent। दूसरा, according to the Dalton's law of partial pressure, किसी का भी पार्शियल प्रेशर उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखो बेटा, जब x से इक्वल टू 1 हो जाए, मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, इसका मतलब सोल्यूट नहीं होगा, क्या होगा? केवल सॉल्वेंट। तो वहां PA और P0A इक्वल होंगे। लेकिन सोल्यूशन में कभी भी x से 1 नहीं होगा, x इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि कुछ कंपोजिशन सोल्यूट की भी होती है, इसी वजह से PA और P0A डिफरेंट होते हैं। PB इक्वल टू P0B इंटू XB, और PS जो PA और PB की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो हमें मिल गई इक्वेशन सेकेंड मिल गई। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन, द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो XA के प्लेस पर, जैसे यहां फर्स्ट में XA है, XA के प्लेस पर हम 1 माइनस XB भी पुट कर सकते हैं, और XB की प्लेस पर हम 1 माइनस XA भी पुट कर सकते हैं। ठीक, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फिर PA वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है सोल्यूशन में, XA मोल फ्रैक्शन है, और P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इससे भी हमने डेफिनेशन ड्राइव किए हैं। इन सोल्यूशन फेज वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। मींस इसकी बात करें प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर P0 की बात की जा रही है। इससे भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये हो गया हमारा राउल्स का फर्स्ट लॉ, जिसमें सोल्यूट वोलाटाइल है।
अब हम बात करते हैं राउल्स के सेकेंड लॉ की, जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल। आपको पता ही है, इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जाए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते हैं और सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन कम हो जाता है। कैसे कम होता है उसकी बात करेंगे अभी। तो राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन in which solute is non volatile, ठीक है, ये बात करेंगे अभी। अब जैसे हमने यहां पर सॉल्वेंट वाटर ले लिया, इट इज सॉल्वेंट ए वाटर। इसका वेपर प्रेशर यहां जो भी होगा वो क्या होगा, P0 A। फिर हम क्या करते हैं इसमें, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल क्यों है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। देखिए वाटर है, वाटर को रूम टेम्परेचर पे देखा जाए तो वाटर एवापोरेट होता है। सोडियम क्लोराइड अगर किसी भी कंटेनर में रखा है और रूम टेम्परेचर पे आप रखा रहने दीजिए, वो एवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में जो आइंस हैं, आइंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो एवापोरेट या वेपोराइज नहीं होता। यही रीजन है कि सोडियम क्लोराइड नॉन वोलाटाइल है। अब जब आपने सोल्यूशन बना लिया तो सोल्यूशन फेज में सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस। तो इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर जो हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया वो तो सॉल्वेंट रिप्रेजेंट किया है। अब जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट से जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, वो सॉल्यूट की कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सॉल्यूट, और जो लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया है वो सॉल्वेंट का किया है। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है यहां पर, यहां पूरी की पूरी सरफेस सॉल्वेंट के लिए है। पूरी सरफेस पर यहां सॉल्वेंट है क्योंकि प्योर कंपोनेंट है, और यहां पर पूरी सरफेस पर सॉल्वेंट नहीं है। ये सरफेस पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, ठीक है। तो जहां सरफेस पहले सॉल्वेंट ही ऑक्युपाई कर रहा था, अब उस सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। तो अगर बात की जाए सॉल्वेंट के हिस्सेदारी के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो अब सॉल्वेंट को उतना सरफेस नहीं मिलेगा जितना प्योर सॉल्वेंट में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अब जो सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूट के पार्टिकल भी जो है सरफेस पर आ गए। दूसरी चीज, तो यहां पर क्या हुआ, पहले तो सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। दूसरा, वाटर की बात करें यहां पर, तो वाटर के बीच में देखिए पोलैरिटी की बात करें, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होती है, दैट बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्वेंट में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम सॉल्यूशन की बात करें, अब सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड भी है।
सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होके NaCl आयोनाइज होके बनाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक्वस। इसका मतलब ये दोनों आयन वाटर के अंदर ही है। अब वाटर की बात करें, पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट होगा सोडियम से। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट होगा ये क्लोरीन से। ठीक, अब यहां पर वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल और Na और Cl क्या है, आयन। तो यहां पर जो अट्रैक्शन लगेगा वो लगेगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसमें ध्यान देने की बात है, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में आयन डाइपोल अट्रैक्शन लगता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग है। ठीक है, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन इन aqueous solution of NaCl is stronger than hydrogen bonding in water। ठीक है, अब इससे क्या क्लियर हुआ, दो चीज क्लियर हुई कि जब आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट मिला दिया तो उस कंपोनेंट के मिलाने से सरफेस एरिया वेपोराइजेशन के लिए कम हुआ, उससे वेपोराइजेशन कम हो गया। दूसरा, आयन जब आयोनाइज होंगे, आयनिक कंपाउंड जब आयोनाइज होगा, आयन बनेंगे एक्वस स्टेट में, तो वो आयन्स भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब नया अट्रैक्शन बनेगा आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, दैट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो इन दिस केस आयन डाइपोल अट्रैक्शन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन से ज्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से यहां पर इन सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस। आपको पता है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहां जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा दैट इज PS। ठीक, अगर बात करें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब यहां बात करें हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ PS इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज P0A। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आती है सॉल्यूशन के वेपर फेज में क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन, इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन किसकी वेपर प्रेजेंट होंगी। देखिए सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं हो रहा है, तो उसमें किसकी वेपर प्रेजेंट होंगी, केवल सॉल्वेंट की। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वेपर्स की वजह से है। तो इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, so vapor pressure of solution is due to the vapors of solvent only। अब यहां बात करें PS की, तो PS इक्वल टू PA। PA क्यों होगा भाई, सॉल्यूशन में अब प्योर तो है नहीं, क्योंकि आपने सॉल्यूट मिला दिया, और PA का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब
किसी का भी पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी का भी पार्शियल प्रेशर अभी आपने पढ़ा है पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब पी एस इक्वल टू हो जाएगा आपका पी नॉट ए एक्स ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। ये इक्वेशन हो गई 1। इक्वेशन 1 इज सब्सट्रैक्टेड बाय 1 इन बोथ साइड्स। ठीक है, इस इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें हम दोनों साइड तो हमें मिलेगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। एट द प्लेस ऑफ 1 माइनस एक्स ए वी कैन राइट एक्स बी, तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये जो पूरी टर्म है इसको कहते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी से डेफिनेशन बन जाएगी कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of non-volatile solute। ये हो गया आपका राउंड्स का सेकेंड लॉ कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, आप इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं इसको, कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of non-volatile non-electrolyte solute। जैसे ये फॉर्मूला है आपका P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक्स भी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। इसी से डेफिनेशन ड्राइव, पूरा डेफिनेशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of non-volatile non-electrolyte सॉल्यूट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का यूज हम आगे करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, कि इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। अब यहां पर पी नॉट ए क्या है, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउंड्स लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है इसमें राउंड्स लॉ में, कि राउंड्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। Raoult's law is a special case of
हेनरीज लॉ। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पी ए इक्वल टू होता है आपका के एच एक्स ए। यहां भी पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का है। यहां पर पी नॉट ए और यहां के एच है, ये डिफरेंस है दोनों में। और इफ पी नॉट ए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है राउल्स लॉ का इज इक्वल टू द के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट के इक्वल हो, तो दोनों केस में पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो यहां पर राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ एक जैसा बिहेव करेंगे। तो इट इज अ व्हेन पी नॉट ए मींस वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज इक्वल टू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच, देन द राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इन दोनों में इनकी वैल्यू एक जैसी हो जाएंगी। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में हमने क्या यूज किया है, वेपर प्रेशर, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, दोनों है वोलाटाइल के लिए, ये तो सिमिलरिटी होगी। डिफरेंस इन दोनों के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं। यहां पर के एच है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, वो डिफरेंट है। पी नॉट ए ये डिफरेंट है, ये वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, पी नॉट ए इज इक्वल टू के एच, तो राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ एक जैसा बिहेव करेंगे। तब ये इस कंडीशन को कहा जाता है राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कब, जब पी नॉट ए इज इक्वल टू के एच। ओके, नाउ थैंक यू।